हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर ढंग से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने म्यूज़िक कवर कर चुके हैं और बुक्स में हमने 50 वर्ल्ड्स फेमस बुक्स हमने कवर की थी। आज हम कवर करने वाले हैं एंशियंट इंडिया की कुछ बहुत ही पूछी जाने वाली किताबें और उनके ऑथर्स, और ये सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर इन्हीं पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। किसी न किसी एग्ज़ाम में अगर आपने दिया ही होगा तो आपका इससे राब्ता हुआ ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो मीडिएवल बुक्स हैं वो भी इसमें कवर होंगी। बाकी जो मॉडर्न इंडिया की बुक्स हैं, क्योंकि वो इतनी सारी हैं, तो वो इस लेक्चर में कवर होना उतना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं न्याय करना चाहूँ तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसके लिए एक नया लेक्चर, एक अलग लेक्चर बनेगा, एक अलग क्लास आएगी। तो एंशंट इंडिया की बुक्स और मीडिएवल इंडिया के ऑथर्स एंड बुक्स इसमें हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारतीय लेखक एवं रचनाएं, जिसमें वाल्मीकि जी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके अराउंड भारत का नैरेटिव पूरा शेप होता है। इन्होंने रामायण लिखी है, ठीक है। तो ये रामायण संस्कृत में है और इसके अलावा इसके आधार पे कई सारी रामायण लिखी गई हैं। जैसे कंबन ने लिखी थी, कंबन, इन्होंने तमिल में रामायण लिखी गई थी। लिखी तो और भी भाषाओं में रामायण गई है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। और इसके अलावा रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, लेकिन वो मीडिएवल की है, तो वो आपको मीडिएवल में बताएंगे हम, ठीक। व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास जी ने, आप जानते ही हैं, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। महाभारत दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है, ठीक है, सबसे लंबे महाकाव्य में से। और इसके जैसा, मतलब एकमात्र बुक अगर मैं कहूँ आपको पढ़नी हो तो वो यही होगी, क्योंकि इसमें जिस तरह से कैरेक्टर लिखे गए हैं, जिस तरह से उनका आर्क है, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप जानते ही हैं महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष का वर्णन है। बाकी इसके आधार पर गीता भी है, जो भगवत गीता, ठीक है, उसमें कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देते हैं कुरुक्षेत्र के उसमें। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये महाभारत से ही निकली हुई है। इसके अलावा इन्होंने पुराण पुराण में भी इनका योगदान रहा है, संकलन में। तो इस हिसाब से वेद व्यास बहुत ही फेमस है। पाणिनि, पाणिनि की अष्टाध्यायी, यही एक क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाती है। पाणिनि संस्कृत के महान विद्वान थे। और इन्होंने 4000 से अधिक सूत्र दिए हैं संस्कृत भाषा में। और तो इन्होंने एक तरह से व्याकरण का ये पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी। इसके अलावा आपके नेक्स्ट आते हैं कौटिल्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो कौटिल्य, जैसा कि आप जानते ही हैं, कौटिल्य एक शिक्षक थे और इन्होंने नंद वंश का अंत करने की शपथ ली थी, और उन्होंने चंद्रगुप्त के माध्यम से नंद वंश की अंत किया। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक है बेसिकली। हालांकि आप इसके नाम से कंफ्यूज होंगे कि ये इकोनॉमिक्स पे है, बट ये राजनीति पे आधारित पुस्तक है। हालांकि इसमें अर्थशास्त्र, शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पे भी जोर दिया गया है, लेकिन मुख्यतः ये राजनीति पे है कि कैसे शासन चलना चाहिए। तो कूटनीति और राजा के कर्तव्य इसमें शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। पतंजलि, पतंजलि ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है। हालांकि बाबा रामदेव वाला पतंजलि भी इन्हीं से प्रेरणा लेता है। तो इन्होंने योग सूत्र लिखा है, जो बाबा रामदेव करते रहते हैं। और महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, ये भी संस्कृत व्याकरण पर आधारित है।
व्याकरण। अश्वघोष, अश्वघोष एक विद्वान रहे हैं। इन्होंने बुद्धिज्म के विद्वान हैं। इन्होंने बुद्ध चरित लिखी है और सौदरानंद लिखी है। तो ये विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ये तो पुस्तक हम सब ने पढ़ी होगी या इसके कहीं ना कहीं कहानियाँ सुनी होंगी। तो पंचतंत्र बच्चों को, एक्चुअली ये एक राजा के, एक राजा के 5 या 4 पुत्र थे, ठीक है। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 5 बेटे थे। तो राजा चाहता था कि उनको शासन कला या सारी चीज़ें पास हो जाएं और वो शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन वो किसी टीचर से पढ़ते नहीं थे। तो उस समय विष्णु शर्मा आए और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी। पंचतंत्र कहानियों के माध्यम से, उन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, जो जंगल्स के कैरेक्टर होते थे, हाथी, घोड़ा या शेर, इनके माध्यम से ऐसी ऐसी नीति कथाएं कहीं जो बच्चों को समझ में आ जाए। वो आज तक ये फेमस है। वो राजा के बेटे राजकुमार तो पढ़े ही होंगे, मतलब आज तक बच्चे पढ़ते हैं। कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर, ये गुप्त काल में थे, गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है। और इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम एंड मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालविकाग्निमित्रम जो शुंग वंश में एक शासक हुए हैं, अग्निमित्र, उनकी प्रेम की कहानी है, मालविका और अग्निमित्र की। ऐसे ही मेघदूत में बादल की कहानी है कि बादल को दूत बनाकर प्रेसी को संदेश भेजता है वो। तो मेघ एक तरह से दूत है, जैसे लोग कबूतर को दूत बनाते हैं, ऐसे ये बादल को दूत बनाता है। ठीक है। शूद्रक, शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी है, ठीक है। विशाख दत्त, विशाख दत्त एक इम्पॉर्टेंट नाम है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है और देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। तो इन दोनों नाम से आप समझ गए होंगे कि ये चंद्रगुप्त के समय का रचना है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त। तो इन्होंने लिखी है क्योंकि मुद्रा राक्षस में क्या है, क्या मुद्रा राक्षस में है कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश कैसे इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। और जो नंद वंश रहता है उसका कैसे खात्मा होता है। तो अब नेक्स्ट नाम है बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने पुस्तक लिखी हर्षचरित और कादम्बरी, बाणभट्ट। नेक्स्ट नाम हर्षवर्धन का ही है। हर्षवर्धन खुद भी लिखते थे कि दरबारी कवि। ठीक है। इन्होंने लिखी हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित हर्षवर्धन के ऊपर है, ठीक है। कादम्बरी हर्षवर्धन की जीवनी है। इनको क्या होता है, हर्षवर्धन की जीवनी है। कादम्बरी एक संस्कृत उपन्यास है।
फिर आते हैं हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश से आते हैं, आप सभी को पता होगा। इनकी राजधानी कन्नौज थी। इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, कन्नौज। ठीक है, तो इनकी 3 रचनाएं हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ये हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। और हर्षवर्धन की जो जीवन चरित्र है वो हर्षचरित है, वो हमने देख ही लिया पीछे। ठीक। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। ये हमने म्यूजिक की क्लास में कवर किया था कि नाट्यशास्त्र में है क्या, राग के बारे में, ताल के बारे में जानकारी है, राग ताल से परिचय। ठीक है, राग ताल से परिचय। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था। दंडी ने 10 कुमार चरित लिखा है और काव्यादर्श लिखा है। कवि भास हुए हैं। कवि भास ने एक इम्पोर्टेंट बुक लिखी है, स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, ये संस्कृत में रचना है कवि भास के द्वारा। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है, हम सब ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। कल्हड़ इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनके माध्यम से हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। कश्मीर का इतिहास ये किस सदी का लिखते हैं, 12वीं सदी का। ठीक है, राजतरंगिणी में क्या है, राजाओं के बारे में जानकारी है। ठीक है, राजतरंगिणी। और माना जाता है कि इसको फर्स्ट हिस्टोरिकल ग्रंथ है ये। ठीक है, चरक ने चरक संहिता लिखी है। ये चिकित्सा के ऊपर है। ठीक, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है, ये भी शल्य चिकित्सा के ऊपर है। शल्य चिकित्सा मतलब जो आजकल आप ट्रांसप्लांट कराते हैं वही। और माना जाता है कि ये भगवान राम के वंशज हैं। ठीक है, राम के वंश से आते हैं। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है। आर्यभट्ट 1975 में हमने उपग्रह भेजा था इंडिया ने, वो भी आर्यभट्ट था, लेकिन ये आर्यभट्ट है। इन्होंने आर्यभट्टी लिखी है, आर्यभट्टी या अरे यार आर्यभट्टी, सूर्य सिद्धांत और वरामिहिर। ठीक, ये 3 इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा आर्यभट्टी जो है वो गणित पे है। और इन्होंने पाई दिया था, पाई का मान। जीरो की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ये इन्हीं ने दिया था। मतलब कोई चीज़ पॉजिटिव और निगेटिव के अलावा भी हो सकती है, वो इन्हीं का सिद्ध अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है।
एक चीज़ और इन्होंने बताई थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका भी इनकी रचना है। इसको उसमें क्यों किया गया है, इसको वरट से हटा देना, ठीक है। भवभूति, भवभूति भी इम्पोर्टेंट है। भवभूति ने 3 रचनाएं की हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरारामचरित, ठीक है, भवभूति। तो इस प्रकार ये हो गई एंशियंट इंडिया की कुछ रचनाएं। अब हम मध्यकालीन भारत की रचनाएं देखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मध्यकालीन भारत, अलबरूनी, जैसा कि हम जानते हैं अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, गजनवी के साथ। ठीक है, इसने किताब लिखी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इसके बारे इसमें क्या है कि इसमें भारतीय समाज के बारे में, कि कैसे ये लोग रहते थे, क्या इनके जीवन की दर्शन था, समाज के रीति रिवाज क्या थे, विज्ञान के बारे में क्या सोच थी इनकी। तो ये 11वीं शताब्दी के करीब की रचना है। इसके बाद फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, ठीक है। और फिरदौसी के बारे में है कि यह फ़ारसी का ज्ञाता था, तो फ़ारसी भाषा में इसने फिरदौसी लिखी। और क्या इसके बारे में है कि फिरदौसी कहाँ से आया था, ईरान से आया था, और ये भी महमूद गजनवी के दरबार से था। अलबरूनी भी ईरान से था, ऐसे याद रख सकते हैं, अलबरूनी और ईरान, ठीक है। फिरदौसी को तो ऐसे याद रख सकते हैं, फ़ारस, ईरान, ठीक है। इसके बाद हसन निजामी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक बुक लिखी थी मिनहाज सिराज, तबकात नासिरी, और इसके अलावा ताजुल महासिर। ये तीनों किताबें इम्पोर्टेंट हैं। ये किस समय की है, इल्तुतमिश के समय की है। इल्तुतमिश, इसमें रजिया के बारे में भी है। जैसा कि हम जानते हैं रजिया पहली महिला सुल्तान है मिडियावेल पीरियड की, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में हम जानते हैं कि अमीर खुसरो कव्वाली के जनक हैं। इन्होंने तराना शैली विकसित की थी। काफ़ी योगदान है इनका हिंदुस्तानी संगीत में, हिंदुस्तानी भाषा में, ठीक है। तो इनकी बुक है खजाइन उल फुतूह, और जो महत्वपूर्ण बुक है तुगलकनामा, नूह से पीहर, ठीक है। और अमीर खुसरो क्या है, इनको बोला जाता पैरेट ऑफ इंडिया, यानी तूतिए हिंद। यह है तूतिए हिंद, पैरेट ऑफ इंडिया। ये इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये 7 दरबार में शामिल थे। 7 अलग अलग राजाओं के समय में इन्होंने उनके दरबार में सेवा दी अपनी। और ये तुगलकनामा क्या है, तुगलकनामा है गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करता है, ठीक है।
तुगलकनामा। इब्न बतूता पहन के जूता, ये गाना था भाई वैसे। इब्न बतूता पहन के जूता। तो इनकी बुक है रिहला, रिहला भी है और किताबुल रिहला भी बोलते हैं इसको। सफ़रनामा मतलब होता है इसका, रिहला, रिहला। तो ऐसे लिख के आए या वैसे लिख के आए, दोनों सही है, ठीक है। ये कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था एक, इब्न बतूता, मोरक्को। आज जाना घर, मैप खोल के देखना मोरक्को कहाँ पड़ता है, ठीक है। मोरक्को का यात्री था, ये किसके समय आया था, ये आया था MBT के समय, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था ये। आपको ये क्लास और कराऊंगा मैं, जिसमें विदेशी यात्री किस राजा के या किस शासक के शासनकाल में आए और उनकी पुस्तक क्या है, या उनकी कोई यात्रा वृत्तांत है तो वो क्या है, इसके बारे में एक अलग क्लास लूँगा मैं, ठीक है। इसके बाद जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी को याद किया जाता है क्योंकि ये बहुत कट्टर थे अपने दृष्टिकोण को लेकर। इन्होंने बहुत शासकों को क्रिटिसाइज भी किया जो फिलॉसफी पे, उस जिस फिलॉसफी को मानते हैं उस फिलॉसफी का वर्क नहीं करता, उस पर इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। इनकी बुक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहाँ दारी। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये क्या है, ये बलबन के शासनकाल से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल तक के शुरुआती वर्षों का मतलब विवरण है। किसके किसके, बलबन, बलबन आप जानते होंगे। रजिया के बाद सबसे इम्पोर्टेंट यही था बलबन। बलबन से लेके, बलबन ने पैबोस स्टार्ट किया, सिजदा स्टार्ट किया, नवरोज त्यौहार स्टार्ट किया। तो बलबन से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक तक, तभी इसका नाम तारीख़ फ़िरोज़ शाही है बुक का। और फतवा जहाँदारी में क्या है, शासन के सिद्धांतों का वर्णन है, ठीक है। सिद्धांत, शासन के सिद्धांत, ये धा है भाई, ठीक है। सिद्धांतों का वर्णन है। फ़िरोज़ शाह तुगलक, इसमें नाम के आगे ये सुल्तान या राजा इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप समझ पाओ कि मतलब ये कोई आम आदमी नहीं है या आम लेखक नहीं है। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिनके ऊपर बलबन ने बुक लिखी फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इन्होंने, ये खुद लेखक हैं। ऐसे कुछ ही लोग हुए हैं जो खुद भी लेखक रहे हैं राजा होने के साथ साथ। तो इनकी बुक है फुतुहात फ़िरोज़ शाही, ये इनकी खुद की बुक है, खुद के ऊपर। बाबर भी एक ऐसे हैं, बाबर की बुक है तुजूक बाबरी या बाबरनामा। तो बाबर मूल रूप से कहाँ का था, ठीक है। ये किस भाषा में, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में है। और तुर्की या चगताई, चगताई भी लिख देता कई बार। आप पूछ लेगा कि बाबर की बुक तुजूके बाबरी किस भाषा में है, तो वो कभी चगताई देगा, कभी तुर्की भाषा देता है। मोस्टली वो चगताई देता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके उसमें क्या पूछा है। बाबरनामा ये है क्या, ये आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। और इसमें हिंदुस्तान वन और उसके बारे में काफ़ी चर्चा है कि कैसा एटमॉस्फेयर है। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और इन्होंने, अकबर ने कहा था अपनी बुआ से कि हमारे पिताजी के ऊपर बुक लिख दीजिए, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं के ऊपर, हुमायूं की जीवनी लिखी है। क्योंकि हुमायूं की आत्मकथा नहीं है, क्योंकि हुमायूं ने खुद नहीं लिखी,
ये हुमायूं के ऊपर लिखी, उनकी बहन ने, तो ये हुमायूं की जीवनी है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर होता है, आई होप आपको पता होगा। हुमायूं नामा, ये हुमायूं की सौतेली बहन थी और बाबर की बेटी थी, और मुग़ल काल में बहुत महत्वपूर्ण है ये। अबुल फजल, अबुल फजल ने, ये अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में, जैसा कि आप जानते होंगे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं, ठीक है। इन्होंने बुक क्या लिखी? अकबरनामा और आईन अकबरी। इन्होंने आईन अकबरी लिखी, ये 3 वॉल्यूम में है, ठीक है। मतलब अकबरनामा 3 वॉल्यूम में है, आईन अकबरी इसका तीसरा वॉल्यूम है, आईन अकबरी, ठीक है। अकबरनामा 3 वॉल्यूम में, 3 वॉल्यूम, ठीक। और इसका 3rd वॉल्यूम जो है वो आईन अकबरी है, ठीक है। इसमें है क्या? इसमें है ये कि अकबर का प्रशासन कैसा था, उसका माप जो जो होती है, मतलब भू राजस्व, वो कैसा था, और समाज का क्या कैसा बर्ताव था उस समय, कैसा समाज था, उसके बारे में चर्चा है। और आईन अकबरी में अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है ये, मतलब अकबर ने फंड किया इस चीज़ को। तो जब कोई राजा किसी चीज़ को फंड करके अपना लिखवाता है तो वो ऐतिहासिक भी होता है और वो एकदम आधिकारिक होता है, ऑफिशियल होता है। अगर मोदी जी आज अपने ऊपर कुछ लिखवा दें तो वो उनका ऑफिशियल होगा कि हाँ भाई मोदी जी की। जैसे अभी मैं जब मॉडर्न में कवर करूँगा तो बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर बुक लिखी है। मोस्टली बोरिया मजूमदार ने लिखी है, सचिन तेंदुलकर ने तो नहीं लिखी है। तो बोरिया मजूमदार उसके ऑफिशियल लेखक हो जाएंगे कि हाँ ये आत्मकथा है, ओरिजिनल है, ठीक है। जहांगीर बादशाह, हाँ तो बादशाह है तो उससे साबित होता है कि जहांगीर, बादशाह जहांगीर की बात हो रही, जो मुग़ल सुल्तान थे। तो जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी लिखी है। अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर वैसे जब चित्रकला पढ़ाऊँगा मैं, मतलब तो इसमें बहुत रुचि रखता था जहांगीर। मैं कुछ दिन में ही पेंटिंग्स की क्लास लूँगा, उसमें बताऊँगा। तो बहुत, इसके बाद मतलब ग्राफ गिर गया है चित्रकला में। ये ऐसा इंसान था जिसने इतना ऊपर ग्राफ कर दिया था। अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने बादशाहनामा लिखी है। मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता, मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता ने तारीख़ फ़रिश्ता लिखी है। तो आप याद करना मुश्किल नहीं होगा, इसमें भी फ़रिश्ता आ रहा है, इसमें भी फ़रिश्ता आ रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, वो इसी से प्रेरित है। ये लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई थी, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन इसी समय लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी। और ये है कहानी कि कौन से 200 साल पुरानी का पिछली कहानी, मतलब 13वीं शताब्दी के आसपास की कहानी है, जब अलाउद्दीन खिलजी था, और 14वीं-15वीं शताब्दी में ये इसको लिखा गया है। हाँ तो अब इम्पोर्टेंट हैं बाबा तुलसीदास। बाबा तुलसीदास के इसमें रामचरितमानस नहीं लिखी भाई साहब ने, चलो लिख देते हैं हम खुद ही, रामचरितमानस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक यही है भारत में। ये एक रिकॉर्ड होगा, रामचरितमानस। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था म्यूजिक में, कर्नाटिक म्यूजिक में, तो वहाँ मैंने भक्ति आंदोलन बताया था कि कबीर, नानक, तुलसी, दादू दयाल, रैदास, संत चैतन्य महाप्रभु, तो ये सब भक्ति आंदोलन से। साउथ में पुरंदरदास, हरिदास आंदोलन जो था, या एकनाथ, रामदास, इनमें से एक तुलसीदास भी हैं। इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। लिखा तो है यार रामचरितमानस, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, और भी कई सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो रामचरितमानस क्योंकि भगवान राम पे है, ये सभी जानते होंगे, अवधी भाषा में है,
7 कांड में लिखी गई। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरदास। सूरदास महान कवि हैं, इन्होंने कृष्ण पे रचनाएं की हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं की रचनाएं की हैं। आपको ज़्यादातर जो भी लेखक मिलेंगे जब भी कृष्ण पे बात करेंगे तो या तो वो कृष्ण की बाल लीलाओं पे चर्चा करेंगे, या उनके युद्ध वृत्तांत पे चर्चा करेंगे कि, और या फिर उनके वो जो किस तरह से कूटनीतिक हैं। कोई भी इंसान उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, शायद इतनी कैपेबिलिटी नहीं है लोगों में कि वो सब तरह से उनको एक्सेप्ट कर लें। तो कृष्ण की बाल लीलाओं पे चर्चा है, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी सूरसागर साहित्य लहरी, साहित्य लहरी भी इनकी एक रचना है। एक और भी थी, कौन सी? सूरसागर साहित्य लहरी एंड सूर सारावली, हाँ, साहित्य लहरी एंड सूर सारावली। ये 3 रचनाएं इनकी हैं। कबीर, कबीर कबीर की रचना तो नहीं है, मतलब कबीर ने खुद ने तो कभी नहीं लिखा। कबीर ने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बट भारतीय संस्कृति में एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम कबीर है। क्यों है? क्योंकि कबीर, ऐसा नहीं है कि कबीर ने कोई अनोखा काम कर दिया। कबीर ने वही काम किया जो लोग कहते चले आए। जैसे कृष्ण ने कहा कि अति सर्वत्र वर्जित, तो कबीर ने भी कह दिया कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीर भक्ति आंदोलन से हैं, सभी जानते हैं ये सब। इन्होंने बीजक लिखी जिसमें से साखी सबद मैनी आई, साखी सबद मैनी, ठीक है, एंड रमैनी, ये 3 इसके पार्ट हैं। दोहो, सदुखड़ी और पंच खड़ी मेल भाषाएं थी इनकी, और कर्मकांड का विरोध करते थे, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा चंद बरदाई, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के कवि थे, पृथ्वीराज के कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज तृतीय के। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद बरदाई इनके दरबारी कवि थे। कृष्णदेव राय, अमुक्त मालदा, कृष्णदेव राय राजा लिखा है इन्होंने। ये जो साउथ में विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर के राजा थे। अमुक्त मालदा इनकी रचना है, ठीक है। जिमूत वाहन और दाय भाग, ठीक है। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर ने ज्ञानदेव भी बुलाया जाता है इनको। इनकी रचना है भावार्थ दीपिका, और इनके नाम के ऊपर है इसलिए ज्ञानेश्वरी भी बुलाया जाता है, ठीक है। और कोई है नहीं। तो यहाँ हमारी एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया की बुक्स एंड उसके ऑथर्स कवर होते हैं। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगी और आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो जैसा भी आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाकी और कोई आपको क्वेरी हो तो उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। आप इसकी PDF पाने के लिए आप ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ें, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू, और जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।